स्वदेश पर आप देख रहे हैं मिड कैप मसाला और आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम। अगले आधे घंटे हम मिड कैप वर्ल्ड की चर्चा करेंगे और मिड कैप में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बन रहे हैं इसकी हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा मिड कैप का महारथी शेयर जानेंगे निवेश के लिए। लेकिन सबसे पहले जरा देख लेते हैं कि बाजार की स्थिति क्या है। बाजार में आज हम देख रहे हैं कि लगातार 7 सत्र की गिरावट के बाद थोड़ी संभलने की कोशिश है। निफ्टी हम देख रहे हैं कि 24,650 के आसपास कारोबार कर रहा है हल्के से गेंस के साथ। निफ्टी बैंक में करीब 150 अंकों के आसपास की मजबूती है और इस 150 अंकों की तेजी के पीछे की वजह यह है कि सरकारी बैंकों का खेमा जो है आज वो एक्टिव आपको दिखाई देगा। इंडेक्स की अगर हम बात करें तो करीब करीब 1 से 1.5% ऊपर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स इस वक्त ट्रेड कर रहा है और इसके अलावा मेटल आईटी शेयरों से बाजार को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर हम मिड कैप की और स्मॉल कैप की बात करें तो वहां से कोई खास एक्शन की तस्वीर निकल के नहीं आ रही है, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स में करीब करीब 80 अंकों के आसपास की फिलहाल नरमी आपको दिखाई देगी। और अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो स्मॉल कैप इंडेक्स से सपाट एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम कह सकते हैं कि आज फिलहाल अभी तक तो तेजी के खिलाड़ियों के पक्ष में है, क्योंकि 1450 शेयर मजबूत हैं और 1250 शेयर इस वक्त गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। एनएसई पर इंडिया विक्स करीब 1.5% ऊपर है। 11.5 के आसपास का इंडिया विक्स से ज्यादा चिंता की बात है नहीं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मेटल में माहौल अच्छा है और मेटल में जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, ये जो तमाम शेयर हैं आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और टॉप गेनर की अगर बात करें तो नैल्को करीब 3% ऊपर आपको कारोबार करता दिखाई देगा। कुछ हम बाइंग देख रहे हैं कैपिटल गुड्स वाले स्टॉक्स में भी। तो मिड कैप का पूरा माहौल समझेंगे और ये भी जानेंगे कि आपके लिए रणनीति बाजार में क्या होनी चाहिए और अपने एक्सपर्ट को शो में शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं देश के जाने माने टेक्निकल एनालिस्ट हैं मानस जायसवाल। मानस जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। मानस जी, सीधे इंडेक्स का व्यू आपसे जरा समझते हैं। 7 सत्र की गिरावट, आज सितंबर सीरीज की एक्सपायरी, कल बहुत क्रूशियल डे होगा और ये ट्रंकेटेड वीक भी है, दशहरा की छुट्टी भी है 2 तारीख को। थोड़ा लैकलस्टर माहौल ऐसा लग रहा है कि बना रहेगा बाजार में। इंडेक्स को लेकर आपका व्यू क्या है माना जी? 24,650 के आसपास का है निफ्टी। नमस्कार अभिषेक जी। तो देखिए, कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। पॉइंट ये है कि पिछले 3 दिनों से अगर आप देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 20 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है। तो कहीं पर भी कोई भी रिकवरी के साइन तो अभी तक चार्ट पे नहीं दिख रहे हैं। एक होप जरूर है 24,600 के आसपास। अगर 24,600 के लेवल को ब्रेक नहीं किया तो शायद इसी रेंज में या एक छोटा मोटा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 24,600 के नीचे गया तो कम से कम 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 24,400 है, निफ्टी उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अभी भी अप्रोच कॉशियस रहेगी। खरीदारी करने के मौके तभी होंगे जब 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकले। तो 24,900 950 की रेंज को ब्रेक हो जाने दें, उसके ऊपर निफ्टी निकले तो ही खरीदारी करें, उससे पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 24,600 के नीचे स्टॉप लॉस जरूर से लगा लीजिए। बैंक निफ्टी में जहां तक बात है, आज देखिए पीएसयू बैंकिंग में थोड़ा रिकवरी पिछले 2 दिनों से देखने को मिल रही है। शायद बैंक निफ्टी इसी वजह से कोई खास गिरावट नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर भी ट्रेंड अभी भी अप्रोच जो आपकी रहेगी कॉशियस है। 55,100 के ऊपर ही खरीदारी करेंगे और अगर आपने लॉन्ग पोजीशन बना रखी है तो 54,200 54,200 का स्टॉप लॉस जरूर से लगाए। अगर वो लेवल ब्रेक हुए तो आपको कम से कम 400 पॉइंट्स की गिरावट और देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और क्रिस्प आपके लिए एनालिसिस और स्टॉप लॉस आपको मानस जी ने बता दिए हैं। और ये रिवर्सल कोई ना आना बाजार में, ये थोड़ा सा परेशान कर रहा है। इसके अलावा बाजार अगर ऊपर जा भी रहा है तो वहां पर सस्टेन नहीं कर रहा है और बाजार ने आप देखिए ना जाने कितने बड़ी न्यूज को अब्सॉर्ब कर लिया, डिस्काउंट कर दिया। और एक चीज जो प्रमुखता से बनी रही बाजार के लिए कि एफआईज कब लौटेंगे। एफआईज लौट क्यों नहीं रहे? क्योंकि वैल्यूएशन है हाई। वैल्यूएशंस हाई क्यों है? क्योंकि भारत से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद की जाती है और इसके चलते हमने देखा कि 21-22 की रेंज में पी है निफ्टी का, प्राइस टू इक्विटी रेशियो। अब होना ये चाहिए कि अगर सेकंड क्वार्टर के नंबर्स अगर अच्छे नहीं आते हैं, अगर ये वैल्यूएशन के बीच में और एक्सपेक्टेशन के बीच में जो मिसमैच है ये कम नहीं होता है, तो फिर बाजार हो सकता है कि इसी तरह से आपको लैकलस्टर एक फीका मूव आपको दिखा के दे। लेकिन निफ्टी के लिए 24,600 का स्टॉप लॉस अब लगा के चलिए अगर आपकी तेजी की पोजीशन है तो। और निफ्टी के लिए 54,200 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए तेजी की पोजीशन में। ये लेवल्स आप याद करके रख लीजिए। माना जी, फिर स्टॉक्स पर आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इंडेक्स की कहानी यही है, हम तो लगातार चर्चा कर रहे हैं लेकिन ढाक के 3 पात घूम फिर के बाजार उन्हीं लेवल्स पर आ रहा है। तो अच्छा है कि नहीं स्टॉक्स की तरफ रहें। आप बताइए, आपने अपने इंटेलिजेंस से कौन से शेयरों को चुना है और कहां पर तेजी करनी है?
तो देखिए, जिन सेक्टर में आपको आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, जहां पर आपको ब्रेकआउट देखने को मिले, वहीं पर खरीदारी करें। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है। दो सेक्टर आपको ध्यान में होने चाहिए, एक मेटल और एक बैंकिंग। तो मेटल क्षेत्र से जिंदल स्टील में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो पैटर्न पॉजिटिव बना हुआ है, कंसोलिडेशन जोन के बाहर निकलने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। तो जिंदल स्टील में 1044 के स्टॉप लॉस से 1100 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। बैंकिंग स्पेस से इंडियन बैंक पे ध्यान दीजिए। यहाँ पर हाई टॉप्स हायर बॉटम्स पहले से बन रहे थे। कल भी हमने ब्रेकआउट देखा और आज भी पैटर्न बहुत इंकरेजिंग है। इंडियन बैंक पे खरीदारी करेंगे 729 रुपए, 729 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 760, 760 तक के टारगेट पॉसिबल है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक वैसे भी हमारे रडार पर था और ये 52 हफ्ते के ऊपरी स्तर पर ये शेयर कारोबार कर रहा है और इसने बड़ा सॉलिड परफॉर्मेंस दिया है। तो ये दो शेयर हो गए मानस जी की तरफ से, आप इन पर नजर रखिए और इनमें आपके लिए ट्रेड के अच्छे मौके बन जाएंगे। 740 का शेयर है, ज्यादा नहीं लेकिन 760 तक चला जाएगा, 20 रुपए। और अगर आप देखेंगे तो करीब 3% के आसपास की तेजी मौजूदा स्तर से शेयर में हो सकती है। इंडियन बैंक के 729 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है। तो ये दो शेयर हो गए मानस जी के। और दूसरा शेयर भी एक बार जरा स्क्रीन पर लेकर आइए, वो है जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील स्टॉप लॉस 1044 का, टारगेट आपको 1100 रुपए का लगा के चलना है। जेएसपीएल, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, दो तेजी के सौदे, ठीक है। लेकिन एक आज लिस्टिंग हुई है, एक क्या, तो वैसे 4 लिस्टिंग हुई है, लेकिन शेषाशायी टेक की हम बातचीत करेंगे। ये कार्ड बनाने वाली कंपनी, एक तरह से मोनोपोली है उसमें। कैसी लिस्टिंग रही है और लिस्टिंग के बाद अब क्या है आगे की योजनाएं, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी प्रज्ञांत लालवानी। मिस्टर लालवानी, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा अच्छा नाम है, खूबसूरत नाम है आपका। और लिस्टिंग की भी बहुत बधाई, डेब्यू कर लिया आपकी कंपनी ने आज स्टॉक मार्केट में और आपने 813 करोड़ रुपए जुटाए हैं। लालवानी जी, जरा बताएंगे अपने प्लान्स की, जो फ्रेश इश्यूज के जरिए जो आपने पैसे जुटाए हैं, इसको कैसे आप डिप्लॉय कर रहे हैं, कहां पर खर्च करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के एक्सपेंशन को लेकर क्या प्लान्स हैं आपकी? तो अभी जो प्राइमरी इशू हुआ है उसमें हमने 480 करोड़ रेज़ किए हैं और अबाउट 120 करोड़ हमने प्री आईपीओ में रेज़ किए थे। टोटल प्राइमरी रेज़ अबाउट 600 करोड़ का है। उसमें से 300 करोड़ जाएगा हमारा डेट रिपेमेंट के लिए और करीब 200 करोड़ कैपेसिटी एक्सपेंशन इन द करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमने प्लान किया अगले 12 से 18 महीनों के बीच में। और बैलेंस 100 करोड़ जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस का है। लालवानी जी, आपके फाइनेंशियल्स में एक और चीज हम नोटिस कर रहे थे कि हम तो ये देख रहे हैं कि ये प्रॉफिट में हम लगातार ग्रोथ देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। रेवेन्यूज की बात करें तो FY23 में रेवेन्यू जो 1150 करोड़ था वो FY24 में बढ़ के 1570 करोड़ रुपए हो गया। लेकिन उसके बाद हमने स्लो डाउन देखा FY25 में। ये क्यों था, जरा इस पर आप रोशनी डालिए, बताइए आखिर रेवेन्यू में हमने मॉडरेशन क्यों देखा है और ग्रोथ के मोमेंटम को आगे और पिकअप कराने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं? FY23 से FY24 का जो ग्रोथ था वो आपने देखा होगा, वो बहुत ही एक्सेप्शनल ग्रोथ था, ग्रोइंग फ्रॉम 1150 टू 1550। उसका एक बहुत बड़ा कारण था ये कि कोविड के वक्त काफ़ी डिमांड जो हमारे टारगेट मार्केट्स है उसमें सबड्यूड थी और उसका जो सर्ज आया, उस सर्ज से ये ग्रोथ जो हुआ था, दिस ग्रोथ वाज अ फिनोमिनल ग्रोथ। और उस वर्ष में FY24 में हमारे पास एक वन टाइम प्रोजेक्ट भी था जो करीब 150 करोड़ का था। और FY25 में अगर आप देखोगे तो ओवरऑल बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में कंसोलिडेशन हुआ है। इसी कारण से अगर आप उस वन टाइम प्रोजेक्ट को डिस्काउंट करेंगे तो FY25 में भी FY24 के मुकाबले ग्रोथ रहा है। और हमारा जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, हमारा जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है और ऑल्सो जो मार्केट एक्सपेंशन होगा, हम हमारा मार्केट शेयर मेंटेन करते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि हम ग्रोथ ट्रैक पे रहेंगे। सर, अगर आपके हम टोटल बिजनेस की बात करें तो जो उसमें क्रेडिट कार्ड का जो कारोबार है, उसका हिस्सा जो है करीब 8 से 9% के आसपास का है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हाल फिलहाल हमने देखा है कि क्रेडिट कार्ड के इशुएंस में थोड़ी स्लो डाउन आई है। तो क्या इससे आपके ग्रोथ पर असर पड़ रहा है या फिर ज्यादा इसको तवज्जो नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये आपके टोटल रेवेन्यू का एक छोटा सा ही हिस्सा है ये? क्रेडिट कार्ड का जो स्लो डाउन है ये एक
साइक्लिकल एस्पेक्ट है। अगर आप देखो अगस्त के महीने में तो 7 लाख क्रेडिट कार्ड इशू हुए थे, विच वॉज वेरी हाई। तो अपने मार्केट में क्रेडिट कार्ड के इशुएंसेस थोड़ा सा मैक्रो इकोनॉमिक और एक्सटर्नल फैक्टर्स को नज़र रखते हुए होता है। और अपने कंट्री में आज सिर्फ 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड यूज़र्स हैं, out of which about 55 to 60 million are unique users. Considering the size of our market, considering the way the incomes are growing, considering the way the Gen Z is getting more and more enriched, I think the credit card market and the credit card story in India is yet to begin. So in the longer term, we are very positive and bullish on the credit card growth in India, and we are really focusing to ensure that we increase our market share in the credit card space. एक आखिरी सवाल सर जो मेरे मन में है, क्योंकि हम एक डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और कहा जा रहा है कि ये डिजिटल और वर्चुअल कार्ड्स तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर के बिहेवियर में आ गया है ये। तो क्या आपको लगता है कि ये एक चैलेंजिंग सिनेरियो है फिजिकल कार्ड की ग्रोथ के लिए? आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? सर डिजिटल मोड ऑफ पेमेंट तो नया नहीं है, ये पहले भी रहा है। यूपीआई है जो डेफिनेटली कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ पेमेंट है। हमारा जो कार्ड का बिज़नेस है वो अलग अलग स्पेक्ट्रम को हम सर्विस करते हैं। जो मेजरली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम्स होते हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना के कार्ड्स हैं, किसान क्रेडिट कार्ड्स है, मुद्रा योजना के कार्ड्स हैं, राइट। उसके अलावा जो बैंक में अकाउंट खोलते हैं उसके डेबिट कार्ड्स इशू होते हैं। जो कार्ड का बेस मार्केट में है उसके रिन्यूअल कार्ड्स इशू होते हैं। फिर मास ट्रांजिट के कार्ड्स जो मेट्रो में यूज़ होने वाले हैं, प्लस आपके क्रेडिट कार्ड का जो बेस है। तो हमारा जो टारगेट मार्केट है और जो लार्ज बेस अपने कंट्री में ऑलरेडी इशूड कार्ड्स का है, उसको देखते हुए डेफिनेटली हमारे कार्ड मार्केट में पोटेंशियल, अगर आप इंडस्ट्री रिपोर्ट पढ़ोगे तो 2024 से लेकर 2030 तक ये अनुमान किया गया है कि करीब करीब 3,200 करोड़ से ये मार्केट का रेवेन्यू 6,600 करोड़ पहुंचेगा एज़ पर द रिपोर्ट, और 12% CAGR ईयर ऑन ईयर उसमें दर्शाया गया है। तो डेफिनेटली ट्रांजैक्शन पर कार्ड कम हुए हैं, लेकिन शेष का रेवेन्यू इज़ नॉट उस ट्रांजैक्शन पर रेवेन्यू से हमको हमारे रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारा रेवेन्यू मोस्टली कार्ड इशुएंसेस पर है, जिसका ग्रोथ हम अभी भी देख रहे हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए, और बिज़नेस के तमाम जो एंगल्स हैं, जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, उस पर अपनी जानकारी हमें साझा करने के लिए। आपके लिए आगे के लिए बहुत शुभकामनाएं, और नवरात्र के त्योहारों की भी आपके और आपके पूरे परिवार को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। चलिए इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मिड कैप में और कहां पर मौके आपके लिए बन सकते हैं, मिड कैप के जो बजर्स हैं यानी कि गेनर्स और लूजर्स, उनकी लिस्ट सामने लेकर आएंगे, और उनमें से कुछ अच्छे ट्रेड्स माना जी जरूर आपको बताएंगे। और निवेश के लिए एक मिड कैप का मारुति शेयर भी जानेंगे, आपने जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार एक रेंज में ही है, हल्की गेंस के साथ निफ्टी कारोबार कर रहा, 20 अंक ऊपर है, 24,650 के इर्द-गिर्द घूम रहा है। लेकिन अब लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल आठवाले हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमोल जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टी स्वदेश पर। फटाफट बता दीजिए कि कौन सा शेयर आपने चुना है और स्ट्रेटजी क्या है आज ऑप्शंस की? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अक्टूबर का 1400 का कॉल ऑप्शन पिक किया है, 37 के आसपास है। पोजिशनल टारगेट 70 रुपीज के है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 25 रुपीज का। मैक्स प्रॉफिट उसमें हो सकता है 11,550 का, और मैक्स लॉस उसमें हो सकता है 3850 का। ओवरसोल्ड है IT इंडेक्स भी और HCL टेक का फॉर्मेशन। यहाँ पे रिवर्सल आता है तो HCL टेक में फ्रेश अप ट्रेंड रैली आने के चांसेस चार्ट पे दिख के आ रहे हैं। परफेक्ट। HCL टेक आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब 1% के आसपास की तेजी है। 1400 वाली कॉल खरीदी है इन द मनी, और ये मिलेगी आपको 37 रुपए के भाव पर। लक्ष्य 70 का, स्टॉप लॉस 25 का, अधिकतम मुनाफा 11,550, अधिकतम नुकसान 3,850। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आकर्षक है इस कॉल में। अमोल, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आखिर में जानेंगे एक निवेश वाला शेयर मिड कैप के महारथी के जरिए।
तो मिडकैप के महारथी शेयर तो हम जानेंगे, हमारे साथ सनी अग्रवाल जुड़ गए हैं, लेकिन एक काम करते हैं उसके पहले ना, मिडकैप में जो तेजी वाले शेयर या फिर जो मंदी वाले शेयर हैं, कुछ ट्रेड्स उसमें से खोजने की कोशिश करते हैं। इंडियन बैंक तो हमें मानस जी ने बता दिया है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हीरो मोटो में तेजी है, नैल्को में तेजी है, कोफोर्ज का शेयर चल रहा है। ये मिडकैप में कुछ अच्छे मूवर्स हैं जहां पर आपके लिए मौके बन सकते हैं। मानस जी, कोई शेयर हीरो मोटो चलेगा क्या ये? देखिए, अगर हम हीरो मोटोकॉर्प की बात करें तो पॉजिटिव है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। केवल एक ब्रेकआउट का इंतजार है। तो अगर 54.75 के ऊपर निकले तो 53.74 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके चलेंगे और 5700 के टारगेट सेट करेंगे। ये 5700 के टारगेट होंगे हीरो मोटो के लिए। गिरने वाले शेयरों की अगर हम बात करें तो डिक्सन टेक, इन्होंने एक सब्सिडरी बनाई है लिथियम आयन बैटरी के लिए, लेकिन ये शेयर टूट रहा है। उसके पहले खबर आई कि क्यूटेक इंडिया में इन्होंने हिस्सा लिया है, मेजॉरिटी स्टेक होल्डर हो गई है, और फिर भी शेयर चला नहीं था। अब ये 3 सत्र में करीब 11% टूट गया है डिक्सन टेक का, 18,200 से गिर के 16,200 के आसपास है डिक्सन टेक। मानस जी, और टूटेगा या फिर कॉन्ट्रा बाइंग करनी चाहिए? देखिए, 4 दिन की गिरावट हो गई है तो फ्रेश बिकवाली गिराए नहीं रहेगी, लेकिन स्ट्रक्चर वीक है और अगर 16,000 के नीचे जाएगा तो 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 15,500 है उसको स्टॉप टच करने की कोशिश करेगा। खरीदारी ना करें इस गिरावट पे। खरीदारी करने के लिए कम से कम 17,000 के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। अगर 17,000 के ऊपर जाए तभी खरीदारी करें। बिकवाली भी नहीं करनी है, खरीदारी भी नहीं करनी है, वेट एंड वॉच कीजिए। 15,500 के अगर नीचे गया तो शायद और गिरेगा, फिर आप बिकवाली कीजिए। और अगर आपको खरीदारी करनी है 17,000 के लेवल का, आप वेट कर लीजिए। 750 रुपये पर तो 750 रुपये ऊपर, 750 रुपये नीचे, ये आपके लिए स्ट्रेटजी है। तब तक ये नो ट्रेड जोन में है डिक्सन टेक का। लेकिन चलिए, मिडकैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया, नवरात्र की शुभकामनाएं भी आपको। बताइए, आज कौन सा शेयर आपने मिडकैप बास्केट से हमारे दर्शकों के लिए सिलेक्ट किया है? गुड आफ्टरनून एवरीवन, और नवरात्रि की सभी दर्शकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। कमिंग टू मिड कैप, आई थिंक हमें ऑटो एंसिलरी से मिंडा कॉर्प अच्छा लगता है विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 640 एंड इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ। बेसिकली एक वेल डाइवर्सिफाइड ऑटो कंपोनेंट कंपनी है जो अलग अलग प्रोडक्ट में डील करती है, जैसे एडवांस इलेक्ट्रॉनिक, मैकेट्रॉनिक, डाई कास्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। और अगर आप एंड यूजर कैटेगरी देखेंगे तो वहाँ 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल, तो अक्रॉस द सेगमेंट कंपनी का एक्सपोजर है। इसमें अगर हम ग्रोथ ट्रिगर की बात करें तो रिसेंटली कंपनी ने फ्लैश इलेक्ट्रॉनिक्स करके एक कंपनी है, उसमें 49% की हिस्सेदारी ली थी, जो कि प्रीडोमिनेंटली इन्हें एक्सपोजर देगा पावर ट्रेन और ईवी कंपोनेंट में। तो ये एक ग्रोथ ड्राइवर हमें नजर आता है। और रिसेंटली कंपनी ने एक एनालिस्ट मीट होल्ड करी थी, जहां एक अपना लक्ष्य रखा था कि भाई 2030 आने वाले 4 से 5 सालों में ये अपना जो रेवेन्यू है तकरीबन 3.5 गुना करना चाहेंगे, जो कि जो नंबर आता है तकरीबन 17,500 18,000 करोड़ के आसपास का नंबर आता है। तो काफी एक अच्छी ग्रोथ आने वाले 2 से 3 सालों में हम मिंडा कॉर्प में आते हुए देखेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि रिसेंटली जो अपटिक हुआ है ऑटो सेल्स वॉल्यूम में, उसका बेनिफिट मिंडा कॉर्प में दिसंबर क्वार्टर के नतीजे में हम आते हुए देखेंगे। तो कीपिंग ऑल दिस फैक्टर्स इन माइंड, मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिहाज से मिंडा कॉर्प को पोर्टफोलियो में ऐड किया गया। मिंडा कॉर्प सनी अग्रवाल हमारे दर्शकों को बता रहे हैं, लक्ष्य होगा 640 का, और इन्होंने जो गाइडेंस दिया था बाजार ने उसको काफी पसंद किया था। नुवामा ने इसका लक्ष्य दिया था ऊपर का, और उसके बाद शेयर में हमने तेजी देखी थी। ये शेयर आप 6 से 12 महीने में 640 रुपए तक आप जाते हुए देख सकते हैं। चलिए, शो को यहीं पर फिलहाल समाप्त करेंगे। मानस जी, आपका बहुत शुक्रिया, और सनी जी, आपका बहुत शुक्रिया आज शो में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों तरह के अच्छे आइडियाज बताने के लिए। फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपके सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत हम करने वाले हैं। आप अपना फोन उठा लीजिए, सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़ जाइए। योर स्टॉक्स एक छोटे से ब्रेक के बाद।